गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात की थी शिक्षा के अर्थ की, शिक्षा की संकल्पना की, और अब हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व की। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, आप सभी परिचित होंगे शिक्षा के महत्व से। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे ही बालक जन्म लेता है, वो शैशवावस्था में होता है, शिशु की अवस्था में होता है, और जैसे जैसे उसके अंदर समझ आती है और जैसे जैसे वो वृद्धि और विकास को प्राप्त करता है, कुछ समय बाद हम उसकी शिक्षा के प्रबंध के लिए चिंतित हो जाते हैं। ये प्रत्येक माता पिता के द्वारा होता है, तो उनकी चिंता जायज़ है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा का ही महत्व है। क्यों शिक्षा इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्यों हम उसके लिए इतना प्रयास करते हैं, कि उसके लिए इतना आर्थिक रूप से हम चिंतित रहते हैं? हम शारीरिक रूप प्रताड़ना भी सहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम त्याग करते हैं, अपने समय का त्याग, और बहुत सारे अपने रुचियों का त्याग करते हैं अपने बालक की शिक्षा के लिए। तो शिक्षा का महत्व ही इतना है, उसको आज हम समझेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो जिसमें से पहला जो बिंदु है, आप देख रहे होंगे, शारीरिक विकास, जन्मजात शक्तियों का विकास एवं इंद्रिय प्रशिक्षण। यानी शिक्षा का जो महत्व है वो शारीरिक विकास करने में है, जो जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, और इंद्रियों का प्रशिक्षण। इंद्रियां हमारे हाथ पैर, आँख नाक कान मुंह, इनका प्रशिक्षण। इनको किस तरह से ट्रेन किया जाए कि इनका जो कार्य है उसको वे कुशलता से कर सकें, हाथ अच्छे से पकड़ सकें, आँखें अच्छे से देख सकें, कान सही प्रकार से ध्वनियों को पहचान कर सुन सकें, जीभ विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्वाद हैं उनको प्राप्त कर सके, उनको समझ सके, उनमें अंतर करना। तो एक तरह से इंद्रिय प्रशिक्षण हमारे शारीरिक प्रशिक्षण ही है। शारीरिक विकास एक सामान्य सी चीज़ है, शारीरिक वृद्धि तो सामान्य है, किंतु शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो विकास वृद्धि से भिन्न होता है। वृद्धि होती रहती है, लेकिन विकास हम कह सकते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है विकास। तो शारीरिक वृद्धि तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, कि जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे समय के साथ वो वृद्धि को प्राप्त करता है, कि उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका वज़न कितना होगा, वो कितने किस प्रकार से वो वृद्धि को प्राप्त करेगा। लेकिन विकास अलग होता है। तो शारीरिक विकास का मतलब होता है कि मनुष्य के उचित शारीरिक विकास हेतु उसे उचित आहार विहार, आचार विचार। आहार विहार का मतलब उसका खान पान, विहार का मतलब उसका रहन सहन, जिस जगह वो रहता है। आचार विचार यानी विचारों की बात हो रही है, आचार व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार को कहते हैं। विचार हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनका विकास। तो एक तरह से शारीरिक विकास में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम जैसे बात करते हैं जन्मजात शक्तियों का विकास। तो जन्मजात शक्तियों से आप भली भांति परिचित हैं। इसको हमने जो शिक्षा का अर्थ था, शिक्षा का जो प्राचीन और अर्वाचीन अर्थ था, उसमें हमने बताया था कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों का कहना है। आगे हम बात भी करेंगे, बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, वो शिक्षा को किस अर्थ में लेते हैं। तो जन्मजात शक्तियों का शिक्षा का जो वास्तविक और वर्तमान जो संप्रत्यय है, उसमें यही बात कही गई है, शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। तो जन्मजात शक्ति यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसके अंदर कुछ ऐसी खास गुण होगा, ऐसी खास क्षमता होगी, किसी चीज़ के प्रति उसकी रुचि होगी, जिसको विकसित होने पर वो अधिक से अधिक उसमें प्रगति कर सकता है, बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। तो हमें प्रयास उसी में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर क्रिकेट खेलने की क्षमता नहीं है, और ज़बरदस्ती उसके माता पिता या कोई भी उसको क्रिकेटर बनने के लिए प्रोत्साहित करे या क्रिकेटर बनाए, तो निश्चित रूप से अगर उसके अंदर वैसी उस खेल के लायक क्षमता नहीं है, तो वो उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए उसके अंदर
क्षमता है अभिनय करने की, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। तो यही फ़र्क है कि जन्मजात शक्तियों के विकास की बात शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा बालक की इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसके शारीरिक विकास यानी उसका डाइट, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन, ये सब कैसा होना चाहिए, उसकी जन्मजात शक्तियों का अच्छे से विकास किया जाए। उसको सबसे पहले तो उसको पहचानना ज़रूरी है, और उसके बाद इंद्रिय प्रशिक्षण यानी उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, ये सभी सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका उपयुक्त विकास हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो सामान्य सी बात है, हमारे हाथ पैर तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, आंखें तो देखती ही हैं, नाक तो सूंघती ही है, कान सुनते ही हैं, लेकिन प्रयास किया जाता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नता यानी बारीक से बारीक अंतर, आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत ही मामूली सी ध्वनि को भी सुन लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ही तीव्र ध्वनि को भी नहीं सुन पाते या सामान्य सी बातचीत को नहीं सुन पाते। कुछ गंध में बहुत जल्दी फ़र्क कर लेते हैं कि ये किस चीज़ की है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से इंद्रिय प्रशिक्षण यही है कि बालक को विभिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ों में यानी ध्वनियों में, स्वाद में, गंध में, हाथ पैरों को विभिन्न प्रकार से उनका चलना है, उनकी जो गतिकी है, उसके बारे में उनका प्रशिक्षण कराना, तो ये शिक्षा के द्वारा किया जाता है। शिक्षा का यही महत्व है कि वो बालक का शारीरिक विकास करती है, उसकी जन्मजात प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विकास करती है, और उसके इंद्रियों को प्रशिक्षित करती है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ आएंगे। हम देखेंगे भाषा ज्ञान एवं मानसिक शक्तियों का विकास, ये भी एक शिक्षा का महत्व है। सामान्य सी चीज़ है कि शिक्षा, जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो हमें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू या अन्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा की बात कही जाए, तो एक तरह से मातृभाषा से तो हम स्वतः ही परिचित हो जाते हैं अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में। लेकिन भाषा का वास्तविक ज्ञान, जो व्याकरणिक ज्ञान है, वो हमें विद्यालय में ही होता है, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही उसे व्यवस्थित रूप से हमें प्रदान किया जाता है, हम उसे प्राप्त करते हैं। और भाषा ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भाषा ज्ञान और मानसिक शक्तियों का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो ये भी शिक्षा का एक महत्व है। जिस जिस प्रकार से हम भाषा ज्ञान करते जाते हैं, विषयों का अध्ययन में हमारी तल्लीनता या हमारा जो सहभागिता है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जितना हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे, चीज़ों से परिचित होंगे, लोगों से परिचित होंगे, तरह तरह की विषय वस्तु को देखेंगे, तरह तरह की क्रियाकलापों में सहभाग करेंगे, तो हमारी मानसिक शक्तियों का भी विकास होगा। और ये सब हमें उपलब्ध कौन कराता है? शिक्षा। जो आजकल की शिक्षा है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, निश्चित रूप से इसमें हमें भाषा ज्ञान और मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास करने में सहायक है। तो ये भी शिक्षा का एक महत्व है। इसमें अगला बिंदु है सामाजिकरण और सामाजिक परिवर्तन का। सामाजिकरण हम पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं, हम सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सामाजिकरण का मतलब है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और उसका सामाजिकरण यानी समाज में रहने की क्षमता का विकास। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि व्यक्ति समाज में रहता है। अब समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध क्या है? व्यक्तियों के आपस के संबंध। यानी समाज का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है कि जो सामाजिक ना हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही समाज की परिभाषा है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो उसको जानता हो या ना जानता हो। वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, और इसी प्रकार से एक दूसरे समाज का निर्माण होता है। तो समाजीकरण क्या है? जो समाज के नियम हैं, कुछ सभी व्यक्तियों के कुछ ऐसे द्वारा निर्धारित नियम होते हैं जिनको मानना या ना मानना, ये सामाजिक सकारात्मकता और नकारात्मकता का परिचायक है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियमों को मानना या ना मानना
ये भी व्यक्ति के अंदर होता है। और लेकिन शिक्षा क्या करती है, हमें जागरूक करती है और सामाजिकरण को मजबूत करती है, यानी सामाजिक प्रत्याशाओं यानी सामाजिक मान मर्यादाओं नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमें तैयार करती है, उनके गुणों से हमें परिचित कराती है कि क्या फ़ायदा है सामाजिकरण का। तो सामाजिकरण का अर्थ यही है कि सामाजिक नियमों के अनुसार बालक व्यवहार करे, इसके लिए उसको तैयार करना, यही सामाजिकरण है। सामाजिक परिवर्तन समय समय पे हर चीज़ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति में हुआ है, पहले आदि मानव था, फिर धीरे धीरे वो शिक्षित हुआ और आज हम सब उसका आधुनिक रूप हैं, हम उसका नवीन रूप हैं एक तरह से। तो किस प्रकार से अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें या जितने भी युग चलते चले आए हैं कंपैरिजन करें, तो बराबर परिवर्तन होता रहा है और अभी भी हो रहा है। हम कभी सोचते नहीं थे कि हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। एक चिट्ठी आती थी और हम सब दौड़ पड़ते थे दरवाजे की तरफ कि किसकी आई है, किसका संदेश आया। लेकिन आज एक घंटी फ़ोन में घनघनाती है और हम जान जाते हैं। हम बल्कि सिर्फ बात नहीं करते बल्कि उसको प्रत्यक्षता देख भी सकते हैं, उसको हालचाल भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं परिवर्तन की, कि पहले किस तरह का समय था और आज का समय बिल्कुल उससे अलग है। तो सामाजिक परिवर्तन इसी प्रकार से एक प्रकार के परिवर्तन है कि सामाजिक नियमों में, मान मर्यादाओं में समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत से सामाजिक नियम हैं जो पहले थे आज मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, उसकी आवश्यकता बदल गई है और समाज लोगों की आवश्यकता के अनुसार निर्मित होता है, ना कि उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे या हम कहें कि हम अपने आप को परिवर्तन के अनुसार नहीं ढालेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि परिवर्तन भी एक आवश्यक चीज़ है और अगर हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसका हमें नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो समाजीकरण यानी बालक को समाज के अनुसार तैयार करना और फिर उसमें एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन उत्पन्न करना कि वो आने वाले समय में उन सामाजिक नियमों यानी समाजीकरण के द्वारा जिन सामाजिक मान मर्यादाओं के प्रति उसमें आस्था उत्पन्न हुई है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर आधारित ना रहे बल्कि अपने आप को इस प्रकार से तैयार करे कि वो सामाजिक आने वाले समय में जो भी उसके नियमों में परिवर्तन किया जाता है आवश्यकता के अनुरूप, उसको भी वो स्वीकार कर सके या कुछ ऐसा कर सके जो उस आवश्यकता को समझ सके और नए सामाजिक परिवर्तनों को वो प्रेरित कर सके और उनको स्थापित कर सके। अगला बिंदु है संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण एवं विकास। तो संस्कृति क्या है? कल्चर है, जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, ये सभी संस्कृति है। और हम देखते हैं इसको हम बिना किसी चीज़ में पढ़े हम सीख लेते हैं अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से। तो ये संस्कृति क्या है? अपने आप हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। तो इसका हमें संरक्षण करना है, यानी जो हमारी मान मर्यादाएं हैं, परंपराएं, हमारे रहने सहने, उठने बैठने, कपड़े पहनने, खाने पीने, ये सब चलने का ढंग है, तरीका है, ये सब हमारी संस्कृति है एक तरह से। और इसका हमें संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब बनाए रखना है और फिर इसको अगली पीढ़ी में हस्तांतरण करना है। हस्तांतरण का मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको हम देखिए सिखाते हैं कि कैसे उनको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस तरह से बड़ों से, छोटों से, हर प्रकार के व्यक्ति से बात करनी है। और फिर धीरे धीरे अगर कोई निरर्थक परंपरा या मर्यादा या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई क्रियाकलाप ऐसा है जो अच्छा नहीं है, तो उसको त्यागना और किसी नवीन चीज़ को अपनाना, ये संस्कृति का विकास कहलाता है। तो ये किसके द्वारा संभव है? शिक्षा। शिक्षा हमें इतनी बुद्धि प्रदान करती है या हमारी बुद्धि का इस प्रकार से विकास करती है कि हम इन सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ यानी लचीलेपन को स्वीकार करते हैं, इन चेंजेस को, जो परिवर्तन है, इनको स्वीकार करते हैं। और यह हमें जागरूक बनाती है कि हम अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकें, उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें और उसका विकास कर सकें, यानी समय समय पे जो आवश्यक है उसको अपना सकें, जो निरर्थक है उसका त्याग भी कर सकें। अगला बिंदु है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। तो शिक्षा हमें नैतिक
और चारित्रिक विकास कराती है। ये भी शिक्षा का एक महत्व है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि वो शिक्षा व्यर्थ है जो व्यक्ति को योग्य नहीं बनाती है, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से योग्य नहीं बनाती। यानी एक व्यक्ति जो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर वो राष्ट्र का विकास नहीं कर रहा, अब समाज का विकास नहीं कर रहा, समाज के भले के लिए नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा है, अपना विकास के बारे की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका नैतिक और चारित्रिक विकास हम कह सकते हैं बहुत ही निम्न स्तर का है। तो शिक्षा हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास करती है। वो बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम, इससे पहले हमने बात की थी सामाजिकरण की, तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारा आचार विचार व्यवहार किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष जो हमसे सीधे जुड़े हुए, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, ये हमसे सीधे जुड़े हुए हैं, उनको प्रभावित करती है, और अप्रत्यक्ष यानी जो इनडायरेक्टली जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़े होंगे या किसी भी प्रकार से हमारा आचार विचार व्यवहार उनको भी प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ होती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसे स्वार्थवश कोई भी कार्य नहीं करना है। यही नैतिक और चारित्रिक विकास हमें सिखाता है कि हमें सभी को देखना है, समाज को देखना है, उसकी प्रत्याशाओं यानी उसकी जो मांग है, डिमांड्स हैं, उनके अनुकूल हमें व्यवहार करना है, उनके अनुकूल अपने आप को ढालना है। चारित्रिक विकास, हमारा चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। किसी गलत चीज़ को हम गलत समझें सामाजिक दबाव के अनुसार नहीं, बल्कि हमारा ये आंतरिक अनुशासन इस बात की गवाही दे कि नहीं, ये चीज़ गलत है। तो हम कह सकते हैं कि चारित्रिक विकास, तभी हम अकेले में भी वो गलत कार्य नहीं करेंगे जो हम सबके सामने नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कुछ रुपए पड़े हुए हैं, हम उसको दाएं बाएं देखते हैं और उसको उठा लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं, और हम पूछते भी नहीं कि ये किसका है। हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है और उसको हम अपनी जेब में डाल लेते हैं, और फिर वहीं पे जब भीड़ देख रही होती है और या हमको किसी ने उठाते हुए देख लिया, तब हम कहते हैं कि ये किसका है, जिसका है भाई वो ले ले। तो निश्चित रूप से चारित्रिक विकास का घोतक नहीं है, ये अच्छे चारित्रिक विकास को नहीं दर्शाता है। चारित्रिक विकास या नैतिक विकास यही बताता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो ये हमें कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है। शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक सहभागिता सीखते हैं और समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस प्रकार से हमें प्रत्येक परिस्थिति में सही आचरण को ही करना चाहिए। तो यही नैतिक और चारित्रिक विकास कहलाता है। अगला बिंदु है व्यावसायिक कुशलता का विकास एवं विशेषज्ञों की पूर्ति। निश्चित रूप से आज प्रत्येक माता पिता, जैसा कि हमने बताया था पहले, कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी शिक्षा के प्रति चिंतित हो जाते हैं। वो प्रयास करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये शिक्षित हो जाए और ये अच्छा कोई व्यवसाय कर सके, कोई जॉब कर सके। तो व्यावसायिक कुशलता का विकास निश्चित रूप से वो इसीलिए अच्छे से अच्छे विद्यालय में बच्चे का प्रवेश कराना चाहते हैं कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये शिक्षा के द्वारा हो रहा है। शिक्षा के द्वारा बच्चा शिक्षित होता है, वो बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी क्षमताओं का विकास करता है, और फिर उसके अंदर उस क्षमता से संबंधित व्यावसायिक कुशलता निर्मित होती है, विकसित होती है एक तरह से। तो जब बच्चे के अंदर व्यावसायिक कुशलता आती है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में एक विशेषज्ञ की पूर्ति, जो समाज में डिमांड है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति वो करता है। तो ये किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। निश्चित रूप से ये हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज की भी आवश्यकता है, जैसा सामाजिकरण कहता है। यही सारी चीज़ें, यही सारे एग्जाम्पल, उदाहरण सामाजिकरण को पुष्ट करते हैं कि हम व्यवसाय के द्वारा अपनी पूर्ति तो करते हैं, हम अपनी डिमांड्स फिलफिल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डिमांड्स जो हम अपनी व्यक्तिगत पूरी कर रहे हैं वो दूसरों को भी प्रभावित करती है, उनको भी सकारात्मकता या पॉजिटिव उनको रिस्पांस देती है। ठीक है। तो अगला बिंदु है आध्यात्मिक चेतना का विकास। आध्यात्मिकता क्या है? कि शिक्षा का एक तरह से हम कह सकते हैं सर्वोच्च कार्य है
कि प्राय हम इसको धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन ये धार्मिक विकास या धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थित है। एक तरह से हम इसको, जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर चाहे तो उसके पास मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि बुद्धि से भी आगे है, जिसे वो आत्मा कह सकता है। और शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है इसी आत्मा का विकास करना, यानी आत्म का, सेल्फ का विकास करना। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग सामाजिक रूप से संपन्न हैं, उनके अच्छे संबंध होते हैं, उनके पास अच्छा पैसा होता है, उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम परिचित होते हैं और वो कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि वो तो अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा उसका मान सम्मान है, अच्छी सामाजिक स्थिति, लेकिन फिर ये क्यों परेशान है? अपने व्यवसाय से नहीं प्रसन्न है, ये अपने जॉब से, अपनी नौकरी से नहीं प्रसन्न है। तो ये क्या है? आध्यात्मिक चेतना का ही विकास है कि हम अपने स्वतः को, सेल्फ को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर उनकी तरह राजसी ठाट बाट हमको मिले होते तो शायद हम लोग तो उसी में लिप्त होते। लेकिन क्या था जिसने उनको वहाँ से वो सब त्याग करने के लिए प्रेरित किया? वो उनकी आध्यात्मिकता ही थी, जो कि आगे वो संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। उनका सेल्फ जो था, जो आत्म था, आत्मा, हम आत्मा कह सकते हैं, आत्मा थी, वो संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तो उसको ही संतुष्ट करने के लिए वो इतने राजसी ठाट बाट अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चे को छोड़ करके निकल गए। और फिर वर्षों की तपस्या के बाद आप सोचिए कितने कष्ट उठाए होंगे, जो अकेले रहे होंगे, कैसे खान पान चला होगा, कैसे क्या किया होगा, बहुत सारे कष्ट उठाए होंगे, लेकिन अपने उस लक्ष्य से नहीं डिगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पा रहा था। फिर अंततः आखिरकार अपने आप को पहचाना, अपनी शक्ति को पहचाना, और एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन था वो विकसित हो गया, वो उनको मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि सुख और शांति की प्राप्त करना ही आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। तो ये किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। जब हम अपना मनपसंद कार्य करते हैं, लोगों को उसमें सुख शांति का अनुभव कराते हैं, तो हमको भी अच्छा फील होता है। यानी हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं आध्यात्मिक चेतना आत्मा का विकास है। एक तरह से ये अच्छे कार्यों से भी जुड़ी हुई है और बहुत सारे अच्छी चीज़ों से जुड़ी हुई है। ऐसे हर उस कार्य से जुड़ी हुई है जो हमें और हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव कराए। आप देखेंगे कि जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो हम बड़े बड़े महापुरुषों का ही नाम लेते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु नानक और बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं। लेकिन हम किसी दुष्ट व्यक्ति, किसी आपराधित व्यक्ति का नाम नहीं लेते आध्यात्मिकता के लिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी को सुख नहीं दिया, उसने कष्ट दिया है, उसने स्वयं को भी कष्ट दिया अंततः, और समाज को तो प्रताड़ित किया ही किया। तो एक तरह से आध्यात्मिक चेतना या का विकास सुख शांति से जुड़ा हुआ है, जो कि स्वयं की सुख शांति भी है और उससे कहीं ज़्यादा दूसरों की सुख शांति है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सुख शांति प्रदान करे, निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है। तो शिक्षा ऐसा प्रयास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना का, शिक्षा ऐसा प्रयास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास हो सके, वो अपने आप को वास्तविक रूप में समझ सके। तो अगला बिंदु है राष्ट्र के शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा। प्रत्येक व्यक्ति सीखता है कि जिस राष्ट्र में वो रह रहा है उसका जो शासन तंत्र है, यानी किस प्रकार से वो राष्ट्र कार्य करता है, वहाँ पे प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है कि तानाशाही है कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अनुरूप उसे व्यवहार और सारे कार्य करने पड़ते हैं। नागरिकता को भी जानना ज़रूरी है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये शिक्षा हमें इसका ज्ञान कराती है कि शिक्षा के द्वारा हम अपने राष्ट्र को समझ सकते हैं, उसमें कौन सा शासन तंत्र चल रहा है, नागरिकता की क्या परिभाषा है, नागरिकता का क्या तरीका है, किस किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, एक नागरिक के कर्तव्य क्या होते हैं। यही वास्तविकता में नागरिकता की शिक्षा यही है कि व्यक्ति के
कर्तव्य क्या है, एक नागरिक के कर्तव्य क्या है, और एक नागरिक के कर्तव्य ही राष्ट्र के शासन तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। और जब तक हमारा राष्ट्र नहीं सुदृढ़ होगा तब तक हम व्यक्तिगत रूप से भी सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे। हो सकता हम अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हों, लेकिन अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी सुरक्षित नहीं है। जब तक हम अपने घर की चार दीवारी को मजबूत नहीं कर लेते, बाहर एक मजबूत सा गेट नहीं लगा लेते, तब तक हम घर में सुख शांति से क्या लेट सकते हैं, क्या नींद हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उसी प्रकार से जब तक हम अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाते, जब तक हम उसके अंदर एक ऐसा शासन तंत्र नहीं विकसित कर लेते जिससे कि सभी लोग संतुष्ट हों और सभी के उद्देश्यों की, उनके हितों की पूर्ति करने वाला हो, तब तक राष्ट्र सही से नहीं चल सकता और हम स्वयं भी सुकून से नहीं रह सकते। तो यही है कि शिक्षा हमें राष्ट्र के शासन तंत्र से परिचित कराती है, उसके हमें इतनी समझ विकसित कराती है हमारे अंदर कि हम उसको समझ सकें, और नायक नागरिकता की भी शिक्षा देती है कि हम अपने नागरिक दायित्वों की पूर्ति कर सकें। उसके बाद अंतिम बिंदु है राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति। निश्चित रूप से जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति करेगा तो वो राष्ट्र के लक्ष्यों की भी कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। क्यों? क्योंकि शिक्षा में ऐसे ही उद्देश्य सम्मिलित किए जाते हैं जो कि समाज से संबंधित होते हैं, राष्ट्र से संबंधित होते हैं, व्यक्ति से भी संबंधित होते हैं। यानी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनको कहीं ना कहीं राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, उनसे संबंधित कर दिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है, तो शिक्षा उसको तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की उसके अंदर ललक है या ऐसी क्षमता है कि वो ऐसे कार्य करने में सक्षम है, या वो चिकित्सा करने में, इन चीज़ों को समझने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से शिक्षा उसको प्रेरित करेगी। यानी जो शिक्षक का कार्य होगा, शिक्षा व्यवस्था का कार्य होगा, वो उसको प्रेरित करेगा कि वो एक इंजीनियर या डॉक्टर बने। और जब वो एक इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र की आवश्यक लक्ष्य है, एक आवश्यकता है, उसको वो पूर्ति करेगा। वो डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेगा, देश को रोग मुक्त बनाएगा, रोगियों का इलाज करेगा, देश को रोग मुक्त बनाएगा। वो इंजीनियर बनेगा, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स या जिस भी प्रकार का वो इंजीनियर होगा, चीज़ों का निर्माण करेगा, और वो सब राष्ट्र के विकास में काम आएंगी कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा अपने इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और मुख्यतः राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति में भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसी के साथ ये आज का चैप्टर, ये आज का जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं पर, कुछ महापुरुषों, कुछ महान लोगों की परिभाषाओं की हम बात करेंगे, जिन्होंने शिक्षा को किस किस प्रकार से अपने अपने तरह से परिभाषित किया है, और उसकी हम बात करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि उनकी नज़र में शिक्षा क्या थी और आज हमारी नज़र में शिक्षा क्या है और क्या हो सकती है, इसको क्या कुछ परिवर्तन की भी आवश्यकता है या नहीं है। तो हम उनकी दृष्टिकोण को भी जानने का प्रयास करना है शिक्षा की परिभाषाओं से। और पूछी भी जाती हैं आपके एग्ज़ाम्स में, पूछा भी जाता है कि किसने क्या कहा है। कभी जो कथन करने वाला है उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो कभी उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, कभी हमें लिखना होता है, तो कभी हमें ऑप्शन भी टिक करना होता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम से भी जुड़ा है, आपके ज्ञान से भी जुड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि समझना भी ज़रूरी है कि शिक्षा क्या है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि शिक्षा क्या है। और फ़िलहाल आप सभी अपने घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर से कम निकलिए। बाहर बहुत ही आवश्यक कार्य हो, बहुत ही इमरजेंसी हो, तभी निकलिए। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए निकलिए, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करिए। बहुत से आवश्यकता वाले लोग आपके आसपास होंगे, उनकी पूर्ति करिए, उनकी आवश्यकता, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी ज़रूरत में काम आइए। और अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रोग से बचाव है। तो सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से अपने घर पे रहिए। धन्यवाद।